हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। तुम काफी पॉपुलर होती जा रही हो लेकिन लोगों में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अब तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही हो धीरे धीरे। अब लोग तुम्हें जानने लगे हैं। प्लेयर्स तुम्हें जानने लगे हैं। प्लेयर्स तुमको फोन करके बोलते हैं कि आप हमारे साथ लाइव करो आप सीरीज के बाद। प्लीज प्लीज डोंट एम्बैरेस मी प्लीज। नहीं 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 नहीं, एम्बेरसमेंट वाली कोई बात नहीं है। जो बात है वो बता रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। और बट बताओ। आई थिंक इट्स गुड, अच्छा है कि हाँ आई थिंक हम वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अगर अपने चैनल पे, कि जहाँ पे क्रिकेटर्स भी कंफर्टेबल हो लाइव करने में, बिल्कुल तो आई बिल्कुल। थिंक अच्छा है। सही बात। सही बात। या सो कैसा लग रहा है आपको इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज देखकर? देखो मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की हवा निकली हुई है बिल्कुल। मतलब जिस तरीके से वो वेस्ट इंडीज की टीम के आगे खेल रहे थे, एकदम शेर बन के खेल रहे थे। हालांकि पहले मैच में वो शेर की तरह नहीं खेले थे। पहले मैच में थोड़ा बैकफुट पर चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दूसरे और तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्मेंस की थी, मुझे लग रहा है बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी वो। लेकिन अब पाकिस्तान जैसी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के आगे मुझे लग रहा है इंग्लैंड के हौसले पस्त हो चुके हैं। जिस तरीके से पहले पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग को संभाला, शान मसूद ने जिस तरीके से पारी खेली, बाबर आजम ने जिस तरीके से पारी खेली, पाकिस्तान को एक अच्छे खासे स्कोर तक पहुंचा दिया है। 350 के आसपास अगर कोई टीम इंग्लैंड में स्कोर बना देती है टेस्ट मैच में पहले दिन, तो मुझे लगता है कि पहले दूसरे दिन तो मुझे लगता है बहुत जबरदस्त स्कोर है वो। और मैनचेस्टर जैसी बादलों वाली कंडीशंस में जहां पर लगातार बारिश का डर बना रहता है, अभी फिलहाल तो जो मौसम चल रहा है वहां पर, तो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त बैटिंग की पाकिस्तान ने। और उस बैटिंग का जो जवाब पाकिस्तान के बॉलर्स ने दिया है वो सबके सामने है। एग्जैक्टली और सेकेंड डे खत्म होते होते 92 फॉर 4, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। यू वर एक्सपेक्टिंग दिस कहीं पर? देखिए मेरे को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बॉलिंग है अच्छी अच्छी है, ऐसी बात नहीं, मजबूत नहीं है पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस लग रही थी इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप के आगे। क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स के पास ऑलमोस्ट 1100 विकेट्स लेने का तजुर्बा है। जो उनके दो गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स हैंडरसन, और जो उनके जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्रिस वोक्स जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता था कि इंग्लैंड की गेंदबाजी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के युवा गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, सबकी जो उम्र है वो 20 से 23 के आसपास है, मतलब एकदम यंग एज के बॉलर्स हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी भी तरीके का। और जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब इंग्लैंड के लिए ये मैच बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर वो ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और कहीं पाकिस्तान को 100-150 रन की लीड मिल गई, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इंग्लैंड में। आपको बताएं कि 12 मैच उन्होंने इंग्लैंड में जीते हुए हैं। एक ऐसी टीम है, नंबर 1 टीम है पिछले 8-10 सालों में, जो पाकिस्तान जो इंग्लैंड में जाकर मैच जीती है। बहुत जबरदस्त मतलब परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिखाया इस मैच में। और एक ऐसी टीम जो बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रही थी, इंग्लैंड की टीम जो लगातार क्रिकेट खेल रही है पिछले एक महीने से, हम अगर बोले तो। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है पाकिस्तान के यंग फास्ट बॉलर। राइट और मोहम्मद अब्बास का क्या कहना है? बेन स्टोक्स को आउट किया है उन्होंने, और बेन स्टोक्स मतलब दो लोग हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, एक बेन स्टोक्स और एक बाबर आजम। बेन स्टोक्स का क्या कहना है? देखिए बेन स्टोक्स जो पिछली सीरीज के बहुत जबरदस्त मतलब मैन ऑफ द सीरीज उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। हालांकि स्टुअर्ट ब्रॉड उस खिताब को ले गए थे, लेकिन जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज के खिलाफ की थी, उसे देखकर लग रहा था कि बेन स्टोक्स यहाँ भी एक बार इंग्लैंड की टीम को संभालने में कामयाब होंगे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अब्बास खान ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स ने सोचा भी नहीं होगा कि वो बॉल अंदर आ जाएगी। और जिस तरीके से मतलब वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे, मुझे लगा थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट उनमें लग रही थी, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे पाकिस्तान के गेंदबाजों। अगर आपने देखा होगा जब वो स्टांस ले रहे थे तो पॉपिंग क्रीज से बहुत ज्यादा आगे मतलब खेल रहे थे, ऑलमोस्ट 1-1.5 फुट आगे खेल रहे थे। तो वो यकीनन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए। और मुझे लग रहा है कप्तान भी निकल चुके हैं, उप कप्तान भी निकल चुके हैं। अब तो इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये मैच बचाना, मुझे लग रहा है। या और नसीम शाह के बारे में भी बहुत बात हो रही है क्योंकि बहुत यंग टैलेंट है। क्या लगता है आपको कि मोहम्मद अब्बास के बाद आज के दिन और आने वाले मैचेस में भी क्या नसीम शाह दिखाएंगे अपना कमाल? देखिए यंग टैलेंट है, पाकिस्तान के सारे गेंदबाज यंग हैं, केवल नसीम शाह ही यंग नहीं है। अब्बास खान को ले लीजिए आप, शाहीन शाह अफरीदी को ले लीजिए, यासिर शाह थोड़े से एक्सपीरियंस कहे जा सकते हैं कि जिस तरीके से वो
बहुत ज्यादा विकेटें ले चुके हैं, तो यासिर शाह थोड़े से एक्सपीरियंस नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो उनके कोच हैं, बॉलिंग कोच क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया हूँ, बहुत जबरदस्त बॉलिंग कोच हैं। एक बार वसीम अकरम के साथ जब वो गेंदबाजी क्या करते थे, वकार यूनुस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वकार यूनुस ने उनको जो टिप्स दिए हैं, जो एक्सपीरियंस वकार यूनुस के पास है, अब मुझे लग रहा है वो एक्सपीरियंस को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं वकार यूनुस। और जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के युवा बॉलर गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कंडीशंस का पूरी तरह फायदा उठा रहे हैं। अगर कहीं पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी दी होती तो शायद नुकसान हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान बड़ी समझदारी से फैसला लिया, और न केवल फैसला लिया बल्कि उस फैसले को समझदारी से निभाते हुए एक अच्छा स्कोर भी खड़ा किया। पहले तो लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम शायद इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी, लेकिन जिस तरीके से शान मसूद ने बल्लेबाजी की, बहुत हैट्स ऑफ है इनको, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने। और मैं चाहूंगी थोड़ा सा ऐसे बॉलिंग लाइनअप का जो उन्होंने गेंदबाजी की है, जो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस गेंदबाजी लाइनअप है, उसमें एक्सपीरियंस और युवा गेंदबाजों का मिश्रण है। और जिस तरीके से शान मसूद खेले हैं, बैक टू बैक तीसरे मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई है, इतिहास रच दिया है, मतलब बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आपकी स्टार्टिंग से लेकर 156 क्या देखा आपने शान मसूद में। देखिए, शान मसूद जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो सिर्फ बाबर आजम के ऊपर है। अगर बाबर आजम खेल जाएंगे तो शायद पाकिस्तान थोड़ा बहुत स्कोर बना लेगा, लेकिन जिस तरीके से शान मसूद ने बल्लेबाजी करी, बहुत काम तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों का गेंदबाजों का सामना किया, चाहे वो जेम्स एंडरसन हो, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, चाहे वो स्टुअर्ट ब्रॉड हो, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उनका गेंदबाजों का सामना किया, बहुत शांत तरीके से खेले और कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखी उनकी बल्लेबाजी में। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को संकट से निकाला है ये पारी खेलकर, ये पारी बहुत लंबी याद की जाएगी, मुझे लग रहा है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है शान मसूद ने, एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम जिस तरीके से नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का बल्लेबाजी में, हालांकि गेंदबाजों का देश माना जाता है, गेंदबाज हमेशा निकलते हैं पाकिस्तान से, लेकिन जिस तरीके से शान मसूद ने बल्लेबाजी की, बहुत जबरदस्त, मतलब पाकिस्तान को इस वक्त फ्रंट फुट पे लाके खड़ा कर दिया है और इंग्लैंड को बैक फुट पर धकेल दिया है। एग्जैक्टली और अगर इससे पहले भी बात की जाए तो जितने भी प्लेयर्स से हमारा इंटरेक्शन हुआ या जितने भी लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ, सबने बाबर आजम के बारे में बात की है कि बाबर आजम इज रियल एसेट। शान मसूद तो कहीं पिक्चर में थे ही नहीं उससे पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शान मसूद पिक्चर में थे ही नहीं। बाबर आजम की बात हो रही थी, नसीम शाह की बात हो रही थी, यासिर शाह की बात हो रही थी, लेकिन ना मोहम्मद अब्बास खान की बात हुई, ना शाहीन शाह अफरीदी की बात हुई। और जिस तरीके से शान मसूद ने बल्लेबाजी की है, मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं वो, पाकिस्तान के एक एसेट है पाकिस्तान के लिए। और अगर आगे भी इस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत जबरदस्त साबित होंगे पाकिस्तान के लिए आने वाली सीरीज में भी। एग्जैक्टली और आज का जो मैच होने जा रहा है, क्या लगता है 92 से कितना आगे तक खींच सकती है इंग्लैंड इस मैच को। देखिए, मुझे लग रहा है 4 अहम विकेट निकल चुके हैं, कप्तान जा चुके हैं, दोनों ओपनर्स जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 200 रन इंग्लैंड बना लेती है यहाँ पर तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत उसके चांसेस कम लगते हैं 200 रन के भी, लेकिन अगर 200 रन बना लेती है और पाकिस्तान की टीम 200 रन के आसपास इंग्लैंड को रोक लेती है तो बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान के लिए होगा। 150 रन के करीब लीड हो जाएगी उनकी, और फिर बल्लेबाजी करने उतरेंगे तो 300 साढ़े 300 रन, मुझे लगता है कि टारगेट काफी है इस तरह की पिच पर, जिस तरीके की ये पिच मैनचेस्टर की लग रही है। तो 350 रन का टारगेट 200 रन बनाकर पाकिस्तान आसानी से इस मैच को जीत सकता है और अपने रिकॉर्ड को आगे बढ़ा सकता है, जो उनका शानदार रिकॉर्ड इंग्लैंड में इस वक्त है। फिलहाल तो ऑली पॉप 46 रन पे खेल रहे हैं, मतलब दूसरा दिन खत्म होने तक 46 रन पे थे। क्या लगता है ऑली पॉप कुछ बड़ा कर पाएंगे इसमें। बिल्कुल कर सकते हैं, सेट बल्लेबाज हैं, लेकिन क्या होता है जब आप दूसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए आते हो, आप बेशक कितना भी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हो, लेकिन आपको दोबारा से तैयारी करनी होती है, दोबारा से अपने आप को तैयार करना होता है पिच के लिए, गेंदबाजों का सामना करने के लिए। वो जो रिदम होता है वो आपका टूट जाता है जब दिन का ब्रेक होता है। आप देखते हैं कि ऑली पॉप किस तरीके से इस बल्लेबाजी को इस पारी को, छोटी पारी को बड़ी पारी में तब्दील करते हैं, एक बड़े शतक में तब्दील। अगर एक बड़े शतक में वो तब्दील कर पाएंगे जिस तरीके से शान मसूद ने किया, तो मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड फिर थोड़ा बहुत एडवांटेज ले सकता है। लेकिन अब वो देखना होगा कि पाकिस्तान के गेंदबाज क्या ऑली पॉप को रन बना देते हैं, या ऑली पॉप किस तरीके से पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाजों के जोश का सामना करते हैं। जिस तरीके से जोश भरी गेंदबाजी पाकिस्तान के गेंदबाज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड 200 रन से ज्यादा बना पाएगा, जहां तक मुझे लगता है।
राइट। और हम जितने भी लाइव सेशन करते हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका कहना होता है कि हम बहुत कम क्वेश्चन लेते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डोंट यू थिंक गाइज नसीम शाह वाज ओवर एक्साइटेड यस्टरडे? देखिए, ओवर एक्साइटेड की बात नहीं होती। कई बार क्या होता है, गेंदबाज कुछ गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट दूसरे गेंदबाजों को मिल जाता है। प्रेशर कोई दूसरा गेंदबाज बनाता है, विकेट कोई दूसरा गेंदबाज लेता है। मुझे लग रहा है कोई नसीम शाह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि उन्होंने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वाली कोई बात नहीं है। देखिए, आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं। नसीम शाह ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी की है। अब इंग्लैंड जैसी जगह पर स्विमिंग कंडीशंस में गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वक्त लगता है कई बार एक युवा गेंदबाज को लाइन एंड लेंथ पकड़ने में। मुझे लगता है कि आज वो थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, और आज जब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तो कुछ चीजें उनके समझ में आएंगी, और हो सकता है वो आज विकेटें निकालें पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली exactly। और जब आप यंग होते हो तो आपको थोड़ा अडेप्ट करने में भी टाइम लगता है। सो राइटली सेड, लगता नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, बट हाँ थोड़ा अडेप्ट करने में समय लगता है। एंड डेफिनेटली आज देखेंगे कि कैसे उतरते हैं वो। मैं बात करना चाहूंगी अब जोफ्रा आर्चर के बारे में। 3 विकेट लिए जोफ्रा आर्चर ने। क्या कहना है आपका जोफ्रा आर्चर के बाद, जब से उनका बैन लगा है उसके बाद परफॉर्मेंस पर? देखिए, जोफ्रा आर्चर स्पीड से बल्लेबाजों को चौंकाते हैं। जिस तरह की उन स्पीड है, उनके पास स्पीड बहुत जबरदस्त है, और स्विंग भी उनके पास है। तो यकीनन लेकिन अगर आप किसी भी टीम के 350 रन बनवा देते हैं विजिटिंग टीम के पहले 2 दिन में, क्योंकि पहला दिन बारिश से खराब हो गया था, उसके बावजूद 350 रन पाकिस्तान बनाने में कामयाब रहा, तो मुझे लगता है कि आप कितनी भी अच्छी गेंदबाजी करें और ऐसी कंडीशन में अगर विपक्षी टीम 350 रन बना देती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप बैकफुट पर आ जाते हैं। और पाकिस्तान ने अब उस जो एडवांटेज का जो फायदा उठाया है गेंदबाजी करके, तो मुझे लगता है कि अब जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी के कोई मायने नहीं लगे हैं। अब इंग्लैंड को बल्लेबाजी करनी होगी, और बल्लेबाजी करके दिखाना होगा कि जिस तरीके से वो वेस्ट इंडीज के सामने बल्लेबाजी कर रहे थे वो तुक्का नहीं था। अब क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के आगे भी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, और वो दिखा सकते हैं कि वाकई में उनकी बल्लेबाजी में दम है। राइट। इसी बात पर जब हमने बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बड़ी तारीफ हो रही है, तो शान मसूद और बाबर आजम के अलावा आपको कौन लगता है कि कौन बैटिंग बहुत अच्छी कर सकता है और अभी तक पिक्चर में नहीं आया है? क्योंकि हम बाबर आजम के बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत बात हो चुकी है उनके बारे में। शान मसूद पिक्चर में नहीं थे, वो पिक्चर में आए हैं। आपको क्या लगता है इसके अलावा और कौन हो सकता है? देखिए, कप्तान अजहर अली की बल्लेबाजी बहुत मायने रखती है कि वो सेकंड इनिंग में किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। शादाब खान ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 40 के करीब रन बनाए हैं, बहुत साथ दिया है उन्होंने शान मसूद का। तो अच्छी यासिर शाह भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो अब डिपेंड, पाकिस्तान के लिए इस मैच को जीतना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर वो 200 तक इंग्लैंड को रोक लेते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम 200 रन, जैसे मैंने पहले बोला, 200 रन के करीब और बना लेती है, 350 की उनके पास लीड हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगा मैच जीतना। राइट राइट राइट। और यही बात है, ये तो पहला टेस्ट मैच है। आगे आने वाले टेस्ट मैच में क्या सिनारियो आपको देखने को लग रहा है कि क्या देखने को मिल सकता है हमें? देखिए, अभी क्योंकि तो अगर ये मैं बात मैच, करूं हाँ, अगर मैं बात करूं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो सीरीज हुआ था, उसमें भी इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वेस्ट इंडीज के बॉलिंग लाइनअप में और पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप में बहुत जबरदस्त फर्क है। पाकिस्तान के पास वकार यूनुस जैसा बॉलिंग कोच है, यंग गेंदबाज हैं। आपको बताते हैं कि जब एक्सपीरियंस बॉलर होते हैं तो आप उस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जब आपके पास युवा गेंदबाज होते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। उनके लिए बड़े खिलाड़ी मायने रखते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होता है। यंग ब्लड होता है उनका, और यंग ब्लड जब गेंदबाजी करता है, सारे तीनों जो तेज गेंदबाज हैं पाकिस्तान के यंग हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एडवांटेज तो मिलेगा पाकिस्तान को। अगर पहला टेस्ट में जीत जाएगा तो वाकई में सीरीज में बैकफुट पर इंग्लैंड की टीम आ जाएगी। लेकिन दबाव बनाना, अगर उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वापसी की है अगले 2 टेस्ट मैचों में, तो कोई जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इतनी जबरदस्त वापसी कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप में और वेस्ट इंडीज के बॉलिंग लाइनअप में बहुत जबरदस्त फर्क है, बहुत जबरदस्त फर्क है। और अगर इस तरीके की पारी उनके पाकिस्तान के बल्लेबाज खेल जाते हैं, बाबर आजम, शान मसूद, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है। और इंग्लैंड थोड़ा सा अब बैकफुट पर आ गया है, न केवल इस मैच में, अगर मैच हार जाता तो सीरीज में बैकफुट पर आ सकता है। एग्जैक्टली exactly। और आप जब पहला टेस्ट मैच हार जाते हो तो एक प्रेशर भी आप पर बिल्डअप होता है कि हम पहला टेस्ट मैच हार चुके हैं। बट इसी के चलते हुए मैं आपका प्रिडिक्शन चाहूंगी अगले 2 मैचेस में। क्या स्कोर प्रिडिक्शन है आपका? क्या परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि
पहले 2 टेस्ट मैचेस तो 1-1 हो जाएंगे, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी काफी एक्सपीरियंस है, उनके पास बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, उनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है। हालांकि उनकी बैटिंग पिछले कुछ वक्त से बेन स्टोक्स के आसपास मंडराते, मतलब बेन स्टोक्स पर डिपेंड ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा जिस तरीके से दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में उनके ओपनर्स ने रन बनाए थे, उनके मिडिल ऑर्डर ने रन बनाए थे, हो सकता है आने वाले मैचेस में भी वो रन बनाए। और डिपेंड करेगा कि अगले आने वाले टेस्ट मैचेस में टॉस कितना अहम योगदान निभाती है, क्योंकि दोनों सारे ही सीरीज 2 ग्राउंड पर खेली जानी है। तो इंग्लैंड को ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इंग्लैंड पिछले 1-1.5 महीने से इन ग्राउंड पर खेल रही है, उनको सिचुएशंस का, उनको जो कंडीशंस है उनका ज्यादा अनुभव है। लेकिन पाकिस्तान की टीम को आप हल्के में कभी भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान की टीम एकदम अनप्रिडिक्टेबल टीम होती है। आप उनको बेशक विनर्स में, बेशक उनको टूर्नामेंट के, मतलब ये सीरीज के जीत के दावेदारों में काउंट ना करो, लेकिन पाकिस्तान की टीम हमेशा रेस में रहती है सीरीज जीतने के, और जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस देती है वो आपके सामने है। राइट। और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस रहा इंग्लैंड की टीम में, क्योंकि पहले इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज जीती इंग्लैंड ने, उसके बाद आयरलैंड के साथ मैचेस हुए, वो भी शानदार तरीके से जीते इंग्लैंड ने। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कम रेट किया उन्होंने, कहीं अच्छे से पहचाना नहीं, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है? सरप्राइज किया पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, इंग्लैंड को सरप्राइज किया है। इस तरीके से उन्होंने तैयारियां नहीं की होंगी, उन्होंने हो सकता है कि नसीम शाह के खिलाफ तैयारियां की होंगी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी ने और जिस तरीके से अब्बास खान ने गेंदबाजी की, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सरप्राइज किया है उनकी तैयारी को। और इंग्लैंड की ओपनिंग भी आपको मैं बता दूं कि पिछली सीरीज में भी उनकी ओपनिंग बल्लेबाजी को थोड़ा कमजोर माना जा रहा था, और ऐसा लोग कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड ने बी टीम उतारी है। लेकिन सेम टीम को कंटिन्यू करके मेरे ख्याल से कुछ गलती की है इंग्लैंड ने, थोड़े बहुत बदलाव करने चाहिए थे, कुछ सीनियर खिलाड़ियों को टीम में लाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को आप हल्के में ले नहीं सकते हैं। और वाकई में इंग्लैंड ने हल्के में लिया है पाकिस्तान की टीम को, शायद यही वजह थी कि उन्होंने टीम में कोई बदलाव नहीं किया, कुछ बड़े नाम उनको शामिल करने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बेशक यंग हो, बेशक इनएक्सपीरियंस हो, लेकिन पाकिस्तान के जो कोच हैं, पाकिस्तान की टीम हमेशा से ही जीतने की रेस में रही है, पाकिस्तान की टीम हमेशा से ही उलटफेर करने के लिए जानी जाती है। तो बहुत बड़ी टीम है और बड़ा नाम, बड़े खिलाड़ी भी हैं कुछ उस टीम में, तो हो सकता है कि आने वाले मैचेस में इंग्लैंड वापसी करे, लेकिन पाकिस्तान को फिलहाल एज पर लग रही है, टॉप पर लग रही है। राइट। और आपने सरप्राइज के बारे में बात की, मैं हर बार यही पूछती हूँ कि किस खिलाड़ी ने आपको सरप्राइज किया। आज थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं पूछूंगी कि किसने आपको डिसअपॉइंट किया? नसीम खान ने डिसअपॉइंट किया, बेन स्टोक्स ने डिसअपॉइंट किया। बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से कल 0 पे आउट हो गए, और अंपायरिंग ने भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया। जैसे कल इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान बैक टू बैक 2-3 अंपायर के डिसीजन गलत साबित हुए। पहले दोनों तीनों डिसीजन में डीआरएस लेना पड़ा, और दोनों तीनों डिसीजन गलत निकले अंपायरिंग के। तो अंपायरिंग बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई है डीआरएस पे, और बहुत ज्यादा अब प्रेशर आ गया है अंपायरों पे, कि उनके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैं, एक तरीके का प्रेशर क्रिएट हो गया है अंपायर से, क्योंकि जिस तरीके से आपने पिछली सीरीज में भी देखा होगा कि बहुत सारे डिसीजन अंपायर के गलत साबित हुए थे, तो अब डीआरएस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है। और देखना होगा अब जैसे आगे आने वाले वक्त में अंपायर्स क्या, आईसीसी क्या सोचता है इसके बारे में, क्योंकि इस सीरीज में तो आपने देखा होगा, इस सीरीज और पिछली सीरीज में लोकल अंपायर्स हैं, दोनों इंग्लैंड के अंपायर्स हैं जो अंपायरिंग कर रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा सोचना होगा आईसीसी को कि अंपायर्स एटलीस्ट इंटरनेशनल होने चाहिए, न्यूट्रल अंपायर्स होने चाहिए, क्योंकि जो अंपायरिंग हो रही है पिछली 2 सीरीज में, मैं उस अंपायरिंग के लेवल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एग्जैक्टली। और डीआरएस की भी बहुत बात हुई है, सचिन तेंदुलकर ने इससे पहले कमेंट किया था डीआरएस पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इज इट अ बून और बेन डीआरएस? खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है क्योंकि वो अपना रिव्यू कर सकते हैं, बट डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं अंपायरिंग पे इफेक्ट आ रहा है, प्लेयर्स के एटीट्यूड पर इफेक्ट आ रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि लोकल अंपायर्स यहाँ पर अंपायरिंग कर रहे हैं, तो जिस तरीके से अंपायरिंग का लेवल होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल होना चाहिए। न्यूट्रल अंपायर्स होते हैं तो शायद इस तरीके से अंपायरिंग नहीं होती है। न्यूट्रल अंपायर्स बहुत सोच समझ कर फैसले लेते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं अंपायर्स पर प्रेशर है, लेकिन आईसीसी को सोचना चाहिए, जब आप चार्टर्ड प्लेन से प्लेयर्स को ला सकते हैं तो चार्टर्ड प्लेन से अंपायर्स को भी ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूट्रल अंपायर्स के बारे में सोचना चाहिए, खास तौर पर टेस्ट मैचेस में। वनडे में चल जाता है क्योंकि एक दिन का मैच होता है तो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप 5-5 दिन में इस तरीके की ओवरकास्ट कंडीशंस में लगातार गलत डिसीजंस होते रहते हैं तो यकीनन रिजल्ट पर फर्क पड़ता है।
राइट, बट डीआरएस के पर्टिकुलर हम बात करें तो वही मेरा सवाल है, बून और बेन, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों ने डीआरएस पर इस लॉकडाउन के दौरान तो बहुत सारे, अगर आप इंस्टाग्राम चैट्स देखें, डीआरएस एक ऐसा मुद्दा है जहां पर बहुत सारे खिलाड़ियों ने बात की है। नहीं नहीं, डीआरएस यकीनन अच्छी चीज है, टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि अगर ये सचिन तेंदुलकर के टाइम में डीआरएस होता तो सचिन तेंदुलकर इसलिए बोलते, सचिन तेंदुलकर टाइम में अगर डीआरएस होता तो वो बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेल सकते। कई ऐसे अहम मौकों पर वो गलत आउट दिए गए जब वो उन डिसीजंस को चैलेंज नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जब ये डीआरएस आ गया है तो यकीनन प्लेयर्स को इससे फायदा हो रहा है, और यकीनन क्रिकेट के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप एम्पायर की गलती से आउट हो रहे हैं और आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। और डीआरएस से ये उनको हथियार मिल गया है कि वो एम्पायर के गलत फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक बल्लेबाज को ज्यादा मालूम होता है कि उसकी बैट से बॉल लगकर पीछे गई है कि नहीं गई है। एम्पायर्स भी कई बार अंदाजा नहीं लगा पाते। तो डीआरएस मुझे लगता है कि बल्लेबाजों के लिए और गेंदबाजों दोनों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब गेंदबाज एलबीडब्ल्यू डिसीजन के लिए अपील करता है और कई बार उसकी अपील नकार दी जाती है, ठुकरा दी जाती है, तब गेंदबाज भी दोबारा चैलेंज कर सकता है एम्पायर के डिसीजन को। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीजों में फायदेमंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीसी को एम्पायर्स के बारे में सोचना होगा, और जिस तरीके से लोकल एम्पायर सीरीज में अंपायरिंग कर रहे हैं थोड़ा सा गलत है। राइट, राइट। तो ये तो बात थी हमारी इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज के बारे में। इसी दौरान एक बड़ी न्यूज आई वीवो को लेकर। वीवो ड्रॉप कर दिया गया है इस साल आईपीएल के सीजन से। तो क्या कहना है आपका उस बारे में? देखिए, वीवो के लिए लगातार बातचीत चल रही थी कि वीवो को आईपीएल का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन जो जिस तरह की अफवाहें चल रही थी और इस तरीके की चीजें चल रही थी कि चाइनीज कंपनी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाइनीज कंपनी का स्पॉन्सरशिप नहीं लेना चाहिए, तो शायद उन सब विवादों से बचने के लिए वीवो ने पीछे हटा है। वीवो इस साल के लिए पीछे हटा है। अभी तक जो जानकारी आ रही है, अगले 2 साल के लिए वो कंटिन्यू रहेगा। अगले 2 साल, क्योंकि अगले साल तक ये शायद मामला ठंडा हो जाएगा। अभी थोड़ा सीमा पर विवाद है, तो ये सब चीजें लोगों के ध्यान में है। मुझे लगता है कि अभी बीसीसीआई भी इस पर दोबारा से विचार करेगा। हो सकता है, जहां तक बीसीसीआई के सूत्रों से खबर आ रही है कि अगले 2 साल तक तो वीवो टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। सिर्फ इस साल के लिए वीवो पीछे हटा है और अब कोई नया स्पॉन्सर ढूंढा जा रहा है। जिस तरीके से कल नेस वाडिया ने भी कहा कि हो सकता है कि आईपीएल के 2-3 स्पॉन्सर हों, क्योंकि एक स्पॉन्सर मुझे नहीं लगता कि 440 करोड़ इतनी जल्दी कोई भी स्पॉन्सर 1 साल के लिए देगा, अगर उसको 1 साल के लिए रखा जाएगा। तो देखते हैं क्या डील होती है स्पॉन्सर्स के साथ बीसीसीआई की। क्या एक स्पॉन्सर मिलता है कि 2 स्पॉन्सर्स मिलते हैं? बहुत सारे अभी स्पॉन्सर्स लाइन में चल रहे हैं। जियो चल रहा है, कोका कोला चल रहा है, और भी कई स्पॉन्सर्स हैं जो आईपीएल की टाइटलशिप के रेस में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखना होगा। अभी तो फिलहाल बीसीसीआई क्या फैसला लेता है, क्या 1 साल के लिए स्पॉन्सरशिप देता है टाइटल की या 2 साल के लिए देता है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक अहम मीटिंग आज भी है, आईसीसी की एक अहम मीटिंग चल रही है आज। उसमें ये फैसला लिया जाना है कि 2021 का और 2022 का T20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा। तो देखते हैं क्या नतीजे आते हैं, क्या बीसीसीआई सोचता है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की जब अगली बैठक होगी तो उसमें क्या फैसला लिया जाएगा। एग्जैक्टली। और इस बार आईपीएल भी काफी बहुत इंथुजियास्ट हैं सब लोग आईपीएल के लिए, क्योंकि इस साल बहुत सारे टूर्नामेंट्स कैंसिल हुए हैं और फिर आईपीएल होना, वो जैसे कि एड्स में देखते हैं ना, इंडिया का त्योहार। सो एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड। बट डू यू थिंक कि प्लेयर्स पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा बायो बबल में? हम रमीज सर से जब बात कर रहे थे, उन्होंने डेविड वार्नर का एग्जांपल दिया था। उन्होंने कहा था कि इफेक्ट करेगा ये बायो बबल का जो सिस्टम है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आप लोगों से मिलते हो, प्लेयर्स से मिलते हो, बट अगर आपको बायो बबल में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा। क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, बिल्कुल इफेक्ट दिखेगा। अगर आप एक सीरीज खेलते हैं, टेस्ट सीरीज खेलते हैं, तो मुझे लगता है वो टेस्ट सीरीज 25 से 30 दिन तक चलती है और उसके बाद प्लेयर्स को रिलैक्स दिया जाता है वनडे सीरीज के लिए। लेकिन ये आईपीएल जो है ये लगभग 50-53 दिन चलेगा। उन 53 दिन तक प्लेयर्स को बायो बबल में रखना, बायो सिक्योर बबल में रखना बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि 53 दिन तक आप किसी प्लेयर को रोक नहीं सकते हैं। और अगर वो कोई ब्रीच करता है तो उसको दोबारा से रूल्स फॉलो करने होंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा, 7 दिन के बाद दोबारा टेस्ट कराने होंगे, उसके बाद उसको टीम में शामिल किया जाएगा। तो बहुत मुश्किल है बायो सिक्योर बदल। हालांकि ये प्लेयर्स के लिए और टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि प्लेयर्स इन सब चीजों से यूज टू नहीं है। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो प्लेयर्स को भी, अभी सब प्लेयर्स बोल रहे हैं कि नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं ये इतना सही है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा
15 दिन, 20 दिन, महीना जैसे जैसे आगे बीतेगा, और फिर उसमें देखना होगा कि कितने प्लेयर्स इसको फॉलो करते हैं, कितने प्लेयर्स इसको तोड़ते हैं और किस तरीके से चीजें सामने आती हैं। एग्जैक्टली राइट। एंड मेरे पास एक सरप्राइज प्लान था, मैंने सोचा था कि लाइव के दौरान ही बताएंगे। सो एक रैपिड फायर है, छोटा सा रैपिड फायर है, ऑल्दो मेरे पास हैम्पर नहीं है देने को, बट वी विल सॉर्ट इट आउट लेटर। बट एक रैपिड फायर है आईपीएल से रिलेटेड, थोड़े से क्वेश्चंस है। बिल्कुल बिल्कुल। सो फर्स्ट क्वेश्चन, किंग्स 11 पंजाब और आरसीबी, द फर्स्ट टाइम विनर? मुझे लगता है कि आरसीबी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म में विराट कोहली चल रहे हैं और उनके पास जिस तरीके के स्टार खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि आरसीबी इस बार चैंपियन बन सकती है, अगर हम किसी नए चैंपियन की बात करें। ओके, एंड वन कैप्टन और मल्टीपल कैप्टन्स इन आईपीएल? नहीं, अब तो मुझे लगता नहीं कि कोई बदलाव होगा। अब जो कैप्टन डिसाइड किए जाएंगे वही पूरे सीजन में रहेंगे। मुझे लगता है अगर किसी कैप्टन के साथ कोई मतलब भगवान ना करे किसी के साथ कोई कोरोना जैसी समस्या हो या कोरोना से कोई इन्फेक्टेड हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद कैप्टन चेंज किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो एक ही कैप्टन रहेगा। मुझे लगता है कि पूरे सीजन में कोई कैप्टन चेंज किया जाएगा किसी भी टीम का। Okay, and much talked about Shubman Gill and Ishan Kishan. So Shubman Gill और ईशान किशन? शुभमन गिल का बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सीजन में। अगर वो इस सीजन में बल्लेबाजी करते हैं तो टेस्ट टीम में तो वो जगह बना चुके हैं, लगातार पिछले कुछ वक्त से टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन शुभमन गिल भी चाहेंगे वो T20 और वनडे टीम का हिस्सा बने। और जिस तरीके के वो विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में की थी, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को अपनी कुछ बैटिंग दिखानी चाहिए, कुछ लंबे लंबे हिट्स लगाने चाहिए, क्योंकि जैसे भारत जैसी कंडीशंस लगभग दुबई के सारे स्टेडियम्स में होंगी, तो खिलाड़ियों के पास मौका है एक बार फिर अपना प्रदर्शन दिखाने का, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप होना है। T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए मुझे लगता है कि शुभमन गिल चाहेंगे कि इस सीरीज से, इस टूर्नामेंट से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें और अच्छे रन बनाएं। Right, and last, and this is last question, but very controversial one, but still मैं पूछूंगी कि the better captain महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा? आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी मतलब ओवरऑल आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं? ओवरऑल मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी से अच्छा कैप्टन मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरीके से वो लगातार अपनी टीम को फाइनल में लेकर गए हैं, लगातार अपनी टीम को लीड किया है। एक दो बार यकीनन मुंबई इंडियन 3 बार चैंपियन बना है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी बहुत अच्छी की है। जब भी वो चेन्नई सुपर किंग्स की टी शर्ट पहनते हैं, जब भी वो चेन्नई के लिए खेलते हैं, तो वो अलग तरह के कप्तान होते हैं। हालांकि उन्होंने पुणे के लिए भी 1 साल कप्तानी की है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चेन्नई के लिए कप्तानी की है, मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी है। और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को कोई चैलेंज दे नहीं सकता है। जिस तरीके से उन्होंने भारत को चैंपियन बनाया है T20 में, फिर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, और जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को भी उन्होंने चैंपियन बनाया है, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, चाहे वो आईपीएल हो, तो मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी बहुत दूर है अभी रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी सिर्फ हमने आईपीएल में देखी है, वैसे कभी देखी नहीं। तो अगर आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त आईपीएल के भी सबसे बेस्ट कप्तान है। क्या लगता है आपको, डैड्स आर्मी फिर से फाइनल में दिखेगी? बिल्कुल दिख सकती है, क्योंकि उनकी टीम की सबसे बड़ी मजबूती ये है कि उनकी टीम लगातार एक ही कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है। एक अलग तरह की बॉन्डिंग है उनके प्लेयर्स में, और जिस तरह की बॉन्डिंग उनके प्लेयर्स में है, तुम एक टीम की तरह खेलती है। बाकी टीमों में आपने देखा होगा बदलाव होते रहते हैं, प्लेयर्स आते रहते हैं, प्लेयर्स जाते रहते हैं, लेकिन चेन्नई की टीम के जो 8-10 प्लेयर हैं और मुंबई की टीम के जो 8-10 प्लेयर हैं, वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लगातार टीम के साथ जुड़े रहते हैं, और यही इन दोनों टीमों की ताकत है। और दोनों टीमों के लिए ये टूर्नामेंट बड़ा साबित हो सकता है एक बार फिर। एग्जैक्टली और मुझे पिछली बार से याद है चेन्नई सुपर किंग्स पर बहुत बात हुई थी कि डैड्स आर्मी है, सब बड़े हैं, सबके बच्चे हैं इतना, बट आई थिंक वही टर्न आउट किया कि वो फाइनल में गए, इतना काम तरीके से खेलते हैं। और आप देखिए जो भी मैच भी जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछली बार, जितने मैचेस जीते हैं, यू सी आफ्टर विनिंग द मैच सबके बच्चे आते हैं ग्राउंड पे, सो दे आर नॉट बॉदर्ड कि किसने क्या मैच जीता है, एवरीबडी स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। तो वो एक अलग चेन्नई की टीम की वही खासियत है। अब प्लेयर्स अभी तक फैमिलीज के जाने पर फैसला हुआ नहीं है, देखते हैं फ्रेंचाइजी क्या फैसला लेते हैं। अगर फैमिलीज को अलाउड करते हैं तो बच्चे अलाउड होते हैं, नहीं होते, बहुत सारी चीजें देखनी होगी। और वाकई में चेन्नई की टीम की जो सफलता का राज है वो ये है कि वो एक टीम की तरह खेलते हैं, और उनकी जितनी भी फैमिलीज हैं, उनकी प्लेयर्स की फैमिलीज के बीच में भी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, चाहे वो सुरेश रैना की फैमिली हो
और सुरेश रैना की बेटी महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को जानती है। मतलब ये बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं और एक फैमिली की तरह ही खेलते हैं। राइट राइट, बिल्कुल। ये तो और अफेक्ट भी करता है, बॉन्डिंग अगर अच्छी हो तो आपकी परफॉर्मेंस पर भी काफी अफेक्ट करता है। सो बिल्कुल। दैट वाज इट फॉर टुडेज लाइव सेशन। थैंक यू सुरम्या, थैंक यू सो मच। अब तुम बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट बनते जा रही हो, मतलब क्या बताएं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने लगी हो, सोचना पड़ता है तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा। तो इसी तरीके से करते रहो और इसी तरीके से मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज गाइड मी एवरी टाइम, एंड आप मुझे गाइड करेंगे सो आई पुट मोर बर्डन्ड क्वेश्चंस ऑन यू। ऐसे डिग करके लाने पड़ेंगे मुझे और क्वेश्चंस। सो बिल्कुल कीप बिल्कुल गाइडिंग मी। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, so we were in conversation with senior sports journalist नितिन भारद्वाज। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन था। हमने बात करी इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज के बारे में, आईपीएल के बारे में, एंड जितने भी लोग अगर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं हमें, या किसी का सवाल रह गया है, तो आप लोग ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर पर जा सकते हैं। यूट्यूब पर आप टाइप करें NNN क्रिकेट सेंटर एंड लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।